अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशमीन जमाल। नाज़रीन, बिलाखिर काफ़ी तगोदौ के बाद खिलाड़ियों को बल्ला वापस मिलने की उम्मीद हम देख रहे हैं एक मरतबा फिर से रोशन हो गई है। आज इलेक्शन कमीशन के पीटीआई इंट्रा पार्टी जो इलेक्शन हैं उनको कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में समाअत हुई। वहाँ पर जो है हुक्म इम्तना जारी किया गया कि इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है 22 दिसंबर का, उसको फिलहाल मुअत्तल करार दे दिया गया है। वहाँ पर पेशावर हाई कोर्ट की अगर हम बात करें, जस्टिस कामरान हयात मियाँ खेल ने आज केस की समाअत की और समाअत के दौरान बहुत सारे मामला और मुज़ाकरात भी उनके हुए। जो वकला वहाँ पर मौजूद थे उन पर भी बात करते हैं, लेकिन जो फाइनल बात कही गई वो ये कही गई कि सर्दियों की जो छुट्टियां हैं उनके बाद दोबारा से इस मामले को तफसील से सुना जाएगा और इस सारे मामले को फिर टेकअप किया जाएगा। जब ये वहाँ पर मुकालमा हो रहा था आपस में, तो ये सवाल जो बार बार एक सवाल उठाया गया वो ये था कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती है उसको लेकर, जो पीटीआई के चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उसको लेकर सवाल किया गया। बैरिस्टर अली जफर का कहना यह था कि हमने हर तरीके से इलेक्शन कमीशन को मुतमईन किया। हालांकि इस पूरे मामले के अंदर अगर देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन ने तजावुज़ किया अपने तमाम तर इख्तियारात से। हमें पहले तो बहुत कम नोटिस के ऊपर इलेक्शन कंडक्ट करने का कहा गया, हमने फिर भी इलेक्शन जो है उसका इनेकाद किया, पेशावर में इलेक्शन का इनेकाद किया गया, इस बात को तस्लीम भी किया गया कि इलेक्शन हुए हैं। लेकिन फिर उसके बाद ये कहा गया कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती है वो किसने की, कैसे की, उस सवाल को बुनियाद बनाकर जो पूरा इंट्रा पार्टी इलेक्शन है उसको कलअदम करार दे दिया गया। बैरिस्टर अली जफर साहब का ये कहना था कि अगर किसी पार्टी के रुकन के ऊपर कोई एतराज़ है, उसकी तैनाती पर कोई एतराज़ है, तो वो मामला चीफ इलेक्शन कमीशन नहीं देख सकता। टू एन एक्सटेंट कि उनका कहना था कि जो आरओज़ की तैनाती होती है, जो सीईसी की तैनाती होती है या किसी भी और ओहदे के ऊपर तैनाती होती है पार्टी के अंदर, इलेक्शन कमीशन का डोमेन नहीं है, एम्बिट नहीं है, वो नहीं देख सकते। उसको किसी सिविल कोर्ट के अंदर इस मामले को लेकर जाया जा सकता है, लेकिन यहाँ नहीं देखा जा सकता। सवाल जो था वो बुनियादी तौर पर यही था कि असद उमर साहब जो है वो क्या पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं अभी के नहीं है, क्या उनका इस्तीफा जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर आया है कि नहीं आया है, जिसके जवाब में गौहर अली खान साहब का ये कहना था कि उन्होंने मीडिया पूरे ने कवर किया है सारे मामले को और ये बात बड़ी वजाहत के साथ पता थी कि असद उमर साहब जो हैं वो मुस्ताफ़ी हो गए हैं पार्टी ओहदे से। तो कुछ बात करेंगे ये जो आज की समाअत है इसके ऊपर भी कितना इम्कान रोशन हुआ है बल्ला वापस मिलने का, ये नुकता भी उठाने की कोशिश करेंगे। अगर पेशावर हाई कोर्ट इस फैसले को हतमी करार दे देता है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम नहीं है, तो उसके बाद क्या इलेक्शन कमीशन के पास कोई और जवाब रह जाता है कि नहीं रह जाता, ये भी बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये पार्टी इस्तीफे और पार्टी से जुड़े इस तरह के मामला जो हैं वो मीडिया प्रेस टॉक्स के जरिए कर दिए जाएं तो काफ़ी होते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नियाजुल्लाह नियाजी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। सर सबसे पहले तो आई थिंक कि आज आप लोगों के लिए एक बड़ा पॉजिटिव नोट के ऊपर समाअत जो है पेशावर हाई कोर्ट में खत्म हुई है। बेशक अभी मुअत्तल किया गया है, लेकिन एटलीस्ट आई थिंक इट्स अ रे ऑफ होप। इसको कैसे देख रहे हैं आप? कितने पुरुमीद हैं कि आने वाली समाअत के अंदर भी ये फैसला आप ही के हक में आएगा, और अगर आएगा तो उसके बाद भी क्या कोई ऐसा एवेन्यू है जिससे आप समझते हैं कि इसी इलेक्शन को दोबारा टारगेट या चैलेंज किया जा सकता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं पेशावर हाई कोर्ट अदलिया को सलाम पेश करना चाहता हूँ कि आज़ाद अदलिया ने जो आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के मद्देनजर रख के ये फैसला दिया है। देखें, हाई कोर्ट ने ये जब चीज वाज़ेह तौर पे देखी है कि इलेक्शन कमीशन का मैंडेट क्या है। इलेक्शन कमीशन का मैंडेट वाज़ेह है इलेक्शन एक्ट में 208-209 में कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा कर और फिर इलेक्शन उसके तहत जो रूल्स हैं 2017 के, उसके तहत 158 रूल जो है उसके तहत अगर पार्टी का चेयरमैन सर्टिफिकेट देता है और इंटर पार्टी इलेक्शन करवा के तमाम डॉक्यूमेंट सबमिट करता है तो उसके ऊपर बाइंडिंग है कि वो हमें सर्टिफिकेट्स जारी करे, नोटिफाई करे असेंबल। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो कुछ किया है वो पूरी कौम के सामने है कि उसने अपने मैंडेट का ख्याल भी नहीं किया और उस वहां तक चला गया है कि उसने तमाम हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के और जो हमारे रिलेटेड मसाइल जो जितने रूल्स थे उसके मुताबिक इस किस्म के फैसले किए हैं। आज अली जफर साहब ने कोर्ट को सही मुतमईन किया है कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मैंडेट ही नहीं था और ये वह पार्टी है कि ये तीसरा इलेक्शन, वो इलेक्शन पहले इस्लामाबाद में इंटर पार्टी और जो तीसरा इलेक्शन कराया और अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन और रूल कराया और तमाम अपॉइंटमेंट्स जो है वो हमारा जो रूल है इसका 28 है जो मेरी अपॉइंटमेंट हुई एज ए चीफ कमिश्नर। तो ऐसी कोई चीज थी जो हमें रोकती, ये तो बिल्कुल एक सामने चीज थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक फरीक बना हुआ है और एक पार्टी सर, लेकिन को जो नुकता वो उठा रहे हैं वो ये है ना कि उमर अयूब तो नहीं है ना, उस ओहदे पर नहीं थे ऑफिशियली जहां पे वो आपको तैनात कर सकते हैं। असद उमर साहब कागजात पे उस ओहदे में मौजूद है, उस ओहदे पर मौजूद है। सवाल ये है कि क्या उनका इस्तीफा और उनकी तैनाती, असद उमर साहब का इस्तीफा और उमर अयूब की तैनाती का कोई नोटिफिकेशन बाज़ाब्ता है जो आप लोगों ने रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया? पहली बात तो ये है
कि इसका जवाब ये है कि आज भी हमने कोर्ट को यही बताया कि अगर कोई ऐसा इशू है किसी पार्टी के दरमियान तो वो सिविल कोर्ट की रेमेडी है, सिविल कोर्ट में जाएगा। इशू है कि नहीं, असद चले उमर पहले ये एस्टैब्लिश कर लेते हैं, इलेक्शन कमीशन को छोड़ दीजिए, ये इशू है, आप माहिर कानून है, ये कोई मसला है? नहीं, कोई मसला नहीं, क्योंकि असद उमर साहब ने इस्तीफा दिया है। अगर, क्योंकि मेरे पास अभी रूल इस टाइम मौजूद नहीं है, रूल्स के अंदर प्रोवाइडेड है कि अगर सीट वेकेंट होगी, क्योंकि सीट वेकेंट होगी, बैरिस्टर गोहर साहब ने रिजाइन किया और वो चेयरमैन पार्टी नॉमिनी किया, चेयरमैन ने इमरान खान ने, उसके बाद मेरी तैनाती हुई और मेरी तैनाती डोर्स करते हैं रूल्स कि वो सेक्रेटरी जनरल ने करनी थी। सेक्रेटरी जनरल कौन थे सर पार्टी के उस वक्त? उमर अयूब साहब थे। असद उमर साहब का इस्तीफा, क्या तहरीरी इस्तीफा मौजूद है? जी मौजूद, उन्होंने इस्तीफा प्रेस, देखे ना, प्रेस के सामने उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और हमारी पार्टी के पास मौजूद है। हाँ। कि उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे गए हैं और पार्टी ने फिर नॉमिनेट किया और अपना उमर अयूब साहब सेक्रेटरी जनरल बने पार्टी के। सर हाँ सर, देखिए सर, इसके थोड़ा सा ये कि देखिए मीडिया के सामने आकर कही हुई बात को कोई भी अदालत मुझे नहीं लगता कि ऑन फेस वैल्यू लेती है अनलेस उसकी जो प्रॉपर वो होती है कानूनी प्रोसीजर है वो फॉलो ना किया गया हो। असद उमर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया या मीडिया पे कह दिया, तो क्या वो काफी है? एज ए कानूनदान भी आप समझते हैं कि वो काफी है? सर वो काफी नहीं है। मैं बताता हूँ कि देखें, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना, हमारे ऊपर भी ये क्वेश्चन हुआ कि आपने इलेक्शन का कहाँ अनाउंस किया है। जो मैंने 2 तारीख पेशावर में इलेक्शन किया तो अली जफर साहब ने 29 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरे मीडिया के अंदर 2 तारीख अनाउंस हो गई। तो क्या ये अनाउंस हो जाना कि जी हमने इलेक्शन करवा दिया है, हमारा देखें, हमें किसने पूछा है कि जी आप हमें रिटर्न दें? जब हमसे रिटर्न पूछा जाएगा तो हमारे पास एक ही चीज मौजूद है। हमने पहले भी, जब हमसे इलेक्शन कमीशन ने ये पूछा कि इलेक्शन कमीशन की फॉर्मेशन में क्या आपने मेंबरान भी तैनात किए, तो वो भी हमने बता दी। अब ये एक क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर देना, सारी चीजें हमारी जो हैं वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन और अकॉर्डिंग टू रूल्स है। सर बिफोर आई मूव ऑन, बस ये कह दीजिए कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन होने से पहले असद उमर साहब का इस्तीफा और उमर अयूब की तैनाती, दोनों चीजें तहरीरी फॉर्म में मौजूद है आपके पास, आप कह रहे हैं? अगर मैं कहता हूं कि दोनों चीजें जो हैं, उसका असद उमर का इस्तीफा देना और उमर अयूब का एज ए होल्ड करना ऑफिस दे, दोनों लीगल हैं। नहीं, आपके पास काफी, आप तहरीरी तौर पर मौजूद हैं। देखिए, तहरीरी तौर पे हम अदालत अगर पूछेगी तो हम अदालत को दिखाएंगे, अदालत को सेटिस्फाई करना, हम सेटिस्फाई कर देंगे। ये तो क्वेश्चन ही नहीं है। ये क्वेश्चन नहीं है। चलिए सर, क्योंकि तहरीरी चीजों की बात हो रही है, एक सवाल बहुत आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शन को लेकर बार बार उठाया जा रहा है, वो अकबर एस बाबर साहब का है कि उनकी बुनियादी रुकनियत है पार्टी की कि नहीं है। वो कहते हैं मुअत्तल नहीं है, आप कहते हैं मुअत्तल है। अगेन सवाल वहीं आ जाता है कि उनकी मुअत्तली का कोई नोटिफिकेशन ऑफिशियली हुआ था पार्टी से या नहीं हुआ था? आरिफ अलवी साहब ने उन्हें एज ए पार्टी मेंबर उनका नोटिफाई किया था, उनको मुअत्तल किया था। वो कहते हैं मैं कोर्ट, लेकिन जो 15 एप्लीकेशन आई है इंक्लूडिंग बाबर एस अकबर, किसी हमारे पास 8 लाख से ज्यादा वेरीफाइड वोटर मेंबर है। हम बार बार ये चीज बता चुके हैं कि मैं कुछ नहीं कह सकता था बतौर चीफ कमिश्नर कि मेरे पास अगर कोई बंदा वोटर लिस्ट, अगर कोई वोटर लिस्ट पे नहीं होता, मैं एक बार का मेंबर हूं, मैं प्रेसिडेंट रहा हूं बार का, अगर एक साल मैं ड्यूज नहीं कराता तो अगले साल मैं वोटर नहीं हूंगा। तो एक आदमी वोटर मेंबर ही नहीं है तो वो कैसे कह सकता है कि जी मैं इलेक्शन के प्रोसेस में हिस्सा लूंगा? तो बाबर अकबर को कमीशन ने पूछा, मेंबरान ने पूछा कि आप बता सकते हैं कि आप इसके वोटर मेंबर हैं? तो वो वहां नहीं बता सकते। तो मैं उस बात को भी छोड़ दें कि बाबर अकबर साहब को मेरे सामने साथ बुला लें नेक्स्ट प्रोग्राम में, वो बता दे कि मैं आया इस प्रोसेस में वेरीफाइड वोटर मेंबर था। तो फिर दूसरी बात मैंने उन्हें कहा कि क्या बाबर एस अकबर ने कोई, ये भी कमीशन ने पूछा कि आप लोगों ने कहीं कोई कमीशन को, चीफ कमिश्नर को, यानी मुझे नियाजुल्लाह नियाजी, कोई एप्लीकेशन आप लोगों ने दी? कुछ भी नहीं है। ये प्लांटेड लोग थे। ये सिर्फ, और देखिए हमारे साथ हो क्या रहा है कि एक पार्टी को जमहूरी प्रोसेस से बाहर करने के लिए पूरी कोशिशें हो रही हैं, लेकिन आज दोबारा फैसला का सस्पेंड होना और पूरी कौम में खुशी की लहर है कि आपने देखा कि लोगों ने किस तरीके से पेपर जमा कराए हैं। ये लोग खड़े हैं, जमहूरियत के साथ खड़े हैं, मुल्क के साथ खड़े हैं, लोग इस प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहते हैं। और ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का फैसला, और फिर देखें मखसूस सीटों के लिए लिस्ट का हटा देना, ये नहीं पता चल रहा कि पीछे से क्या प्लान हो रहा है
कि क्या पार्टी कौन चाह रहा है कि मुझे 2/3 मेजॉरिटी दी जाए, कौन चाह रहा है कि लंदन प्लान जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो ये सारी चीजें कौन सर, ये जो पता है, सारी कौन बातें आप लोग कर रहे हैं ना, बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि कागजात नामजदगी का छिन जाना, ये जो इल्जामात और भी लग रहे हैं पीटीआई की तरफ से, ये सारा कुछ इक्का दुक्का इवेंट्स हैं जिनको आप लोग बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं। तो इल्जाम इस वक्त पीटीआई पर यह लगाया जा रहा है कि आप लोग किसी सोची समझी साजिश के तहत मुल्क में इलेक्शंस को डिले कराने की कोशिश कर रहे हैं। में देखें कि क्या 14 मई का इलेक्शन जो किया फॉर्मर चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने ऑर्डर किए थे और बेंच ने, क्या वो इलेक्शन किसने डिले कराया? यही नहीं, पीडीएम नहीं थी। 1 साल वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले करते रहे, इलेक्शन नहीं होने दिया। हम तो हर दफा कह रहे थे कि इलेक्शन करवाएं, और हमने आगे असेंबली से बाहर के जो चाह रहे थे कि इलेक्शन करवाएं। अभी ये जो बात है कि अभी कहते हैं कि जी हम इलेक्शन को इस तरह, हम तो कह रहे हैं कि 8 फरवरी को हमने ये कहा कि 8 फरवरी को इलेक्शन करवाएं, लेकिन हमने सिर्फ ये क्वेश्चन किया था कि 185 के बाद एक चीज बनी थी कि जी जुडिशियल अफसरान के ऊपर लोगों का ज्यादा एतमाद है। एग्जेक्टिव ने अपने का पेपर छीन के, मैं शायद आपको पता है 3 दिन पहले 22 तारीख को मैं पेश हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में एक हमने पिटीशन लगाई, एक आदमी के पेपर नहीं छीने। मेरे पास लिस्ट मौजूद हैं जो एफिडेटेड वोटर मेंबर हैं, उनके भी वारंट जारी किए लेकिन सर देखिए ना, कभी आप इलेक्शन कमीशन के ऊपर तौहीन अदालत का केस लेके चले जाते हैं, कभी आप आईजी पंजाब पे चार्जशीट लेके चले जाते हैं, कभी आप आईजी इस्लामाबाद पे चार्जशीट करते हैं, कभी आरओस डीआरओस पर अदम एतमाद करते हैं। ये सारा कुछ वो है जिससे प्रैक्टिकली मुल्क में इलेक्शन इल्तवा का शिकार हो सकता है। देखें, हम प्रैक्टिकली मुल्क में इलेक्शन इल्तवा का कभी भी शिकार नहीं करना चाहते। एक चीज हम मांग रहे हैं, और वो चीजें आपको पता है ना कि जब इमरान खान 2013 में भी 4 सीटों का कहा था, वो सिर्फ और सिर्फ ये कहता है, और आज भी ये कह रहा है कि फ्री फेयर इलेक्शन करवा दें। 218 आर्टिकल 218 3 कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन के पास मैंडेट ही यही है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना। तो क्या लोग, आपने शायद नहीं देखा अभी परवेज इलाही की उसकी मिसेस को, आपने नहीं देखा उस्मान डार की वालदा को, आपने शौकत बसरा को नहीं देखा, आपने उमैर नियाजी के वालिद को नहीं देखा, वो फार्मर डिस्ट्रिक्ट जज हैं। उनसे एक डीएसपी आके मियां वाली प्रीमिसेस के अंदर कागज छीन लेता है। अगर हम ये उस दिन ऑर्डर को न करवाते तो ये चीजें ना होती। 22 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है, एक्टिंग चीफ जस्टिस ने, कि आप तमाम ऑर्डर करें और तमाम जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं कि लोगों को प्रीमिसेस के अंदर सिक्योरिटी दी जाए। बिल्कुल सर, मैं बस वक्त थोड़ा महदूद है, ब्रीफली एक दो चीजों पे कमेंट लेना चाहती हूँ आपसे, मुख्तसर जवाब दे दें। परवेज खटक कहते हैं मुझे बल्ले के निशान की पेशकश की गई, इलेक्शन कमीशन डिनाई करता, वो कहता है हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। ये किसने पेशकश की? ये जो बयान है इसकी कोई बुनियाद आपको समझ में आती है? देखें, परवेज खटक तो पार्टी छोड़ के गया तो उसके इल्जाम सुने तो आपको सामने पता है कि वो क्या एलिज कर रहा है। वो परवेज खटक तो पीछे ही बैठा था इसके कि ये बल्ले का निशान जो है, मैं पीटीआई का ये बल्ले का निशान ले लूं। ये हमें नहीं पता, ये पूरी कौम को पता है कि क्या इलेक्शन कमीशन और ये क्या हो रहा है। तो वो कहते मैंने इनकार कर दिया, मैंने लेने से इनकार कर दिया, मैंने नई पेशकश कबूल की। पार्टी क्यों बनाई, आईपीपी क्यों बनी, मुख्तलिफ लोगों को अलहदा क्यों किया गया, और बल्ले का निशान, आखिर बल्ले का निशान हमसे छीना क्यों जा रहा है? आखिर किसी को देने के लिए छीना जा रहा है, और एक पार्टी को उस निशान से डिप्राइव करके इलेक्शन में लेके जाना चाहते हैं कि क्या लोगों को आजाद इलेक्शन लड़ा है, फिर आजाद इलेक्शन को लोगों को जहां पे लेके ये मसला फिलहाल तो कुछ आपके फेवर में ही रुकता हुआ नजर आता है। लेट्स सी कि आने वाली समात में क्या होता है। आखिर में बस इस पे कमेंट कर दीजिएगा सर, शाह महमूद कुरैशी साहब 3 MPO के तहत फिर से 15 दिन के लिए उनको नजर बंद कर दिया गया है जमानत के बावजूद। ये जो मामला है इसको हाउ डू यू लुक एट इट? देखिए, खुद हम उसकी 22 तारीख को बेल हुई है साइफर में इमरान खान साहब की, शाह महमूद कुरैशी की। तो मेरा ख्याल है कि आपने जुल्म ज्यादती देख रहे हैं कि कितनी दफे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर किए, शहरजार अफरीदी के ऑर्डर किए, ये किए। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि एक आदमी को एक ऑनरेबल कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बेल दी है और फिर एग्जेक्टिव ने उसको 3 MPO में बंद कर देना, ये बिल्कुल ज्यादती है। क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि 8 तारीख को इलेक्शन है, शाह महमूद कुरैशी वाइस चेयरमैन इस पार्टी का, और शाह महमूद कुरैशी की एक लीगेसी है, वो 2 दफा फॉरेन मिनिस्टर रहा है, वो इंतहाई मुदब्बिर किस्म का सियासतदान है, और उससे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि अदलिया की तरफ से एक रिलीफ मिला, एग्जीक्यूटिव ने फिर से उस रिलीफ को खत्म करने की कोशिश की, जो कि ज्यादती है। बहुत शुक्रिया आपका सर, आपके वक्त के लिए। नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे प्रोग्राम के इस हिस्से में। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो अभी भी जिक्र हुआ उस्मान डार साहब की वालदा का, कुछ उन्हें प्रोग्राम में शामिल करके उनसे सूरत हाल क्या है उनके हल्के की, उनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, उन पर भी कुछ इल्जामात लग रहे हैं, उन पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहे।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको बताया था कि कुछ बात करेंगे सियालकोट की, और सियालकोट में बिलखुसूस उस्मान डार साहब की वालदा, बहुत से विजुअल्स ऐसे हमने देखे सोशल मीडिया के थ्रू, हमने अपने टेलीफोन स्क्रीन के ऊपर देखे जहाँ पर ऐसा लगा कि जो कुछ वहाँ पर हुआ वो बहुत बड़ी ज्यादती है। उस ज्यादती को लेकर भी कुछ लोग होते हैं जो दब जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, लेकिन हमने देखा कि उस्मान डार की वालदा जो है उन्होंने ये फैसला किया कि वो फाइट बैक करेंगी। अब वो जो सारा सिनारियो है, जाहिर है उनके मुखालिफ उस पूरे सिनारियो को भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो हुआ कैसे हुआ, कितनी उसकी वैलिडिटी है, और साथ ही साथ ये सवालात भी उठ रहे हैं कि क्योंकि वो खुद एक सियासी शख्सियत नहीं है तो वो क्या समझती हैं कि वो किस तरीके से एक बहुत पुराने सीजन सियासतदान यानी ख्वाजा आसिफ साहब का मुकाबला कर सकती हैं मैदान में। ये कुछ इशूज़ हैं जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ रिहाना इम्तियाज़ डार साहिबा मौजूद हैं जो कि इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं ख्वाजा आसिफ साहब के खिलाफ। बहुत शुक्रिया आपका आपके वक्त के लिए। और सबसे पहले तो एक चीज़ मैं अंडरस्टैंड करना चाहती हूँ, कोई फॉर्मल सवाल करने से पहले, कि आप इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से ही कंटेस्ट कर रही हैं, क्या टिकट आपको मिल गया है या आपकी कोई बात हुई है इसके हवाले से? बेटा मैं पीटीआई के से इलेक्शन लड़ रही हूँ। बात यह है कि मेरी बात तो किसी से नहीं हुई, और पार्टी मुझे टिकट देगी, ये फैसला उसका है। टिकट मिला तो मैं इलेक्शन लड़ूंगी, मैंने मैदान को खाली नहीं छोड़ना। नहीं, और टिकट ना मिला तो फिर भी आप इलेक्शन आजाद हैसियत में लड़ेंगी या फिर आप नहीं लड़ेंगी? नहीं, मिलेगी, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला। अच्छा, रुकावटें ना ही तो मिलेगी। नहीं, वो इसलिए मैं सवाल आपसे इसलिए कर रही हूँ कि ये एक बयान जो है वो खान साहब के तवस्सुत से उनके कुछ वकला ने बाहर आकर कहा है और बताया कि खान साहब ये कह रहे हैं कि जिस भी किसी ने पार्टी के खिलाफ और मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है या इंटरव्यू दिया है उनमें से किसी को टिकट नहीं मिलेगा। तो उस्मान डार साहब का इंटरव्यू तो है रिकॉर्ड के ऊपर। मेरी बात सुनिए, जब उस्मान डार ने जो भी इंटरव्यू दिया मैं उससे इत्तेफाक नहीं करती। ठीक है। बच्चों को माँ से ज्यादा कोई नहीं जानता। उसके इंटरव्यू का जवाब मेरी वीडियो कॉल चली हुई है, मैंने क्या जवाब दिया था, चला गया। बिल्कुल ठीक है। तो जब उन्होंने पीटीआई छोड़ी थी आपने उस वक्त कंडेम भी किया था। चले थोड़ा सा आपका और जो इस वक्त जो सूरत हाल है उसके ऊपर आ जाते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब, जो इल्ज़ामात आपकी तरफ से आयद किए गए हैं, जिस तरीके से आपके घर में लोग घुसे, पुलिस घुसी और जो सारा मामला हुआ, आपने उसका इल्ज़ाम ख्वाजा आसिफ साहब पर रखा। ख्वाजा आसिफ साहब इन तमाम तर इल्ज़ामात को रद्द कर रहे हैं। वो कहते हैं जी पहले जब एक दफ़ा हुआ था मैंने कंडेम भी किया था और सारी मामला अपनी जगह पर दुरुस्त, लेकिन जो दूसरी दफ़ा वाली बात है कोई ऐसा ख्याल ही नहीं है मेरा, ना मैंने किया, ना मैं इसके अंदर इन्वॉल्व हूँ, ना मैं हुकूमत का हिस्सा हूँ, बल्कि वो तो कहते हैं कि अदालती कमीशन बनाएं और इसकी इंक्वायरी करें जो इल्जामात लगाए गए हैं मुझ पर। मेरी बात सुने बेटा, ख्वाजा आसिफ किस मुंह से कह रहा है कि मैं नहीं हूँ? बहन कहते हैं ना मुझे। जी कहते हैं। मेरी बहन है, मेरी बाजी है, मेरी जीजदारी है, कहते हैं। तो मेरे भाई गैरतमंद, बहन भी कहते हो अवाम को, तो बहनों वाला किरदार अदा किया। वजीर दफा थे मेरे भाई, हुकूमत नून की थी दो, इन्होंने मेरे बच्चे कोई किधर हाथ डाला गया मुझ पर, मैं अकेली थी घर पे। इन्होंने क्या किया, वो पुलिस जो इनके अंडर थी, वजीर दफा थे, मुअत्तल किया, फारिग किया डीपीओ को। फिर मेरे पास आते तो देखते मैंने कितनी इज्जत बख्शी, और आज मैं इस मुकाम पर भी ना होती। नहीं, लेकिन फिर सवाल वहीं आ जाता है, कोई सबूत है आपके पास इस बात का कि जो कुछ हुआ है, आपके घर में लोग घुसे हैं, उसके पीछे ख्वाजा आसिफ साहब है, या ये बस आपने वो है खुद से ये बात सोच लिए, तसव्वुर कर लिए कि क्योंकि ये हुआ है तो इसके पीछे ख्वाजा आसिफ ही होंगे? अच्छा, मैं ख्वाजा आसिफ से पूछती हूँ, उसके बेडरूम में कैमरे होंगे? बेटा, एक बेवा औरत बूढ़ी शरीफ, उसे अपने कमरों में कैमरे लगाने की क्या जरूरत है? घर तो मेरा है, मैं अपने कमरों में कैमरे किस लिए लगाऊं? अफसोस की बात है कि बाहर जो कैमरे लगे होते हैं, हमारी अच्छी पुलिस आती है, कैमरे तोड़ती है और बक्सा जेब में डालती है, अपना नामो निशान मिटा देती है। कभी किसी चोर ने चोरी करके माना कि मैंने चोरी की है? ये जवाब है मेरा ख्वाजा आसिफ साहब को। लेकिन वैसे कैमरे उन्होंने घर से बाहर वाले कैमरों का ही हवाला दिया, लेकिन इसके अंदर एक सवाल जरूर है जिसके ऊपर आपने क्या खुद से गौर किया है, मैं जानना चाहती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त वैसे भी ज़ेर अताब है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी थर्ड फोर्स ने, किसी और कुव्वत ने आपके साथ ये सलूक किया हो ताकि आपका ध्यान जाए ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ और ये दुश्मनी जो है आप लोगों की ये बढ़े? अच्छा, मैं आपसे पूछती हूँ, आपने जवाब देना, अपने दिल पर हाथ रखें जी। ये वही ख्वाजा आसिफ है जिसकी एक कॉल पर
मेरे बेटे उस्मान डार की जीती हुई सीट इसने छीन ली। ये गलत है या सच है? देखिए ना, वो तो कहते हैं नहीं, वो तो कहते हैं ना मैं इलेक्शन जीता। नहीं, जवाब देना मुझे, सबको पता है। इतना बड़ा जुर्म जो मैंने कुरान और तर्जुमा तफसीर पढ़ी है, किसी का राइट छीन कर किसी दूसरे को दे देना, इससे बड़ा जुर्म ही कोई नहीं। अच्छा, एक जाहिर है आपको पता है जितने मुंह होते हैं उतनी बातें। ये बात भी सच है ना, अगर अपने दिल पर हाथ रख के, सारे सहाफी अपने दिल पर हाथ रख के ये सवाल अगर सच्चा है तो मैं कह दूंगी कि ख्वाजा आसिफ की बातें सच्ची हैं। आप बताएं ये सच है ना, उस्मान डार की सीट छीन कर ख्वाजा आसिफ को दी गई। देखिए, इस मुल्क के सियासत के अंदर अगर आप मुझसे बतौर सहाफ़ी भी कहेंगे कि मैं हतमी तौर पर कहूं कि ऐसा ही हुआ था, तो मेरे लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि उस वक्त भी सूरत हाल जो थी हम उसको भी क्रिटिसाइज करते थे कि किसी को फेवर किया जा रहा है। हम आज भी क्रिटिसाइज करते हैं कि सूरत हाल जो है वो उस तरह की नहीं है जैसे आइडियली होनी चाहिए। तो इसलिए इस सवाल का मैं कोई हतमी जवाब तो शायद आपको नहीं दे सकूँ, लेकिन फिर भी एक सवाल जरूर पूछूंगी। आप लोगों की राइवलरी है, उस्मान डार साहब, ख्वाजा आसिफ साहब एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते रहे हैं, उस्मान डार बड़ी भरपूर कैंपेन करते रहे हैं, अब आप जो है वो इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रही हैं। एक तनकीद करने वाले आप पर ये जरूर कर रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ इस वक्त आपकी पूरी फैमिली, आप लोग इसको अपने सियासी उसके लिए फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, पॉलिटिकल गेन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरी बेटे बात सुनी, मैं गैरतमंद बेटों की मां, मैंने तर्जुमा कुरान तफसीर पढ़ी है, रिसर्च किया अपने कुरान को, जो मुसलमानों के लिए कुतुब आसमानी किताब उतारी गई है, दिन सिरातल मुस्तकीम, सीधा रास्ता। मैं दर्स देती हूँ, सुनती हूँ, 40 साल मुझे दीन के रास्ते पे हो गए। मैंने अपने कुरान की इस रोशनी से डट गई हूँ अपनी पाकिस्तानी बहनों के लिए, हकूक के लिए। आप सियासत करें, मगर मेरी अपील है, मेरी फरियाद है कि किसी की चार दीवारी को फलांग कर, घर के चारों तरफ से दरवाजे तोड़ कर, वो वीडियो नहीं चढ़ी थी, बाहर से मेरी पोतरी ने बनाई थी, पुलिस की वर्दियां आई, मेरी चादर उतारी गई, मेरे बाल खींचे गए, मुझे जोक को किया गया। ये वीडियो नहीं आपने देखी? बिल्कुल देखिए। अगर वो वीडियो सच है ना, तो बेटे याद रखो, मैं दरवाजा नहीं खोल रही थी, एक ही सवाल था, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। मुझे पता था कि ये वही पुलिस है जो पहले आई थी। मैंने कहा मैं पागल नहीं, दरवाजा खोल दूं, आगे भी एक बार आप आए। नहीं, वो वीडियो हमने देखी है, वो वीडियो हमने देखी है, हमने उस वीडियो की मजम्मत उस वक्त भी की थी। मैंने तो अपने ट्विटर पे अपने प्रोग्राम से मजम्मत की, अभी भी मजम्मत करते हैं उसकी। वो उस तरह की चीज़ किसी के साथ भी, किसी भी पाकिस्तानी शहरी के साथ वो होगी तो हम उसकी मजम्मत करेंगे। चले थोड़ा सा, क्योंकि अब आपने ये फैसला कर लिया है कि आपने मैदान खाली नहीं छोड़ना, आपने इलेक्शन कंटेस्ट करना है। ख्वाजा आसिफ जो है वो 30-35 साल का सियासत का तजर्बा है, उनका सीजन सियासतदान है, अपने हल्के को समझते हैं, वहाँ से जीतते भी आए हैं। आप क्योंकि घरेलू खातून है, आपने खुद कभी प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स नहीं की, आप कैसे समझती हैं कि आप उनके खिलाफ मुकाबला कर लेंगी? क्या जीत कर आए हैं? 2 दफा उन्होंने मेरे बेटे के साथ ज्यादती की है, सारे सियालकोट जानता है। वोट मेरा नहीं, इमरान खान का है। मेरा चैलेंज है ख्वाजा आसिफ को कि शेर में मैदान को लेके आए, बल्लों के साथ शेर जख्मी होगा, मैं चैलेंज करती हूँ। वोट मेरा नहीं, इमरान खान का है। किसी की माँ के गिरेबान में हाथ डाला है, इसे अवाम शहर सियालकोट की जवाब देगी। आइंदा से किसी छोटे से छोटे के घर पे भी किसी की माँ को हाथ ना डाला जाए, किसी कारकुन की माँ को। अब क्या मैं आपसे पूछती हूँ, हम नबी की उम्मत नहीं? आने वाले जो पुलिसमैन थे वो नबी की उम्मत नहीं? मेरे नबी ने अवलीन दर्जा दिया औरत को, ये हुक्म ना दिया कि फलां कर जाएं और गिरेबान में हाथ डाले। मेरी गैरत जाग गई, मैंने खुद ये फैसला लिया, मैं खुद स्टैंड हुई अपने कुरान और सुन्नत 20 के मुताबिक। बिल्कुल ठीक है। आपने अभी तक कैंपेन का आगाज, मेरा ईमान है, आपने अभी तक कैंपेन का आगाज किया है? जी, आपने कैंपेन का आगाज किया है? आपने अपने हल्के में मुझे करने की जरूरत नहीं है, मुझे बिल्कुल करने की जरूरत नहीं। कंप्लेन अवाम सब कुछ जानती है,
ख्वाजा आसिफ भी शहर सियालकोट के हैं, उनकी बहन भी शहर सियालकोट की है। शहर सियालकोट मेरे दादा का, परदादा का, मेरे माँ का, मेरे बाप का, ससुर मेरे सियालकोट के, मैं खुद सियालकोट। उस्मान डार साहब आपकी इस इंतखाबी जो भी मुहिम थोड़ी बहुत होगी उसका हिस्सा होंगे बाज़ाब्ता तौर पर आपके साथ? उनका कोई तल्लक नहीं है, उनका कोई तल्लक नहीं, वो सियासत छोड़ बैठे है। हाँ। उनका नहीं तल्लक, मैंने खुद स्टैंड लिया। आपने कुरान, बेटा मेरी बात सुनो, जो कुरान में अल्लाह ताला ने हमने बातें बताई, मैंने कुरान को सर्च किया, मैंने पढ़ा। 25 साल से मैं दीन के रास्ते में, जिस दिन मेरे गिरेबान में हाथ डाला गया, मैं उसी दिन ही फैसला कर लिया था कि ये मैं मैदान नहीं छोड़ूंगी। मैं औरतों के हकूकुल बात के लिए खड़ी हूँ। बेटा देखें, आप जरा अपनी माँ को मद्देनजर रख के मुझे इस चीज का जवाब देना कि किसी गैरतमंद बेटे की माँ के गले को फाड़ कर, गिरेबान में हाथ डालकर चले जाए पुलिस और आगे से कुछ ना बोले, तो क्या मैं खामोश हो जाऊं या मेरा बेटा खामोश हो जाए? सोचिए ना जरा। नहीं बिल्कुल ठीक है। देखिए माए, किसी का मुहावरा है, बोलते हैं कि माए तो सांझी होती है, मुहावरा है। नहीं बिल्कुल, देखिए मैंने पहले भी ये बात कही है, आप खुद भी मेरी भी माँ जैसी हैं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। और मजम्मत, हम जो कुछ हुआ उसकी मजम्मत मैंने पहले भी कहा, मैं फिर कहती हूँ, हम उसकी मजम्मत करते हैं। लेकिन वही बात है कि इस वक्त क्या सूरत हाल है आपकी तरफ से वो समझने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा। ये भी क्योंकि आप आज प्रोग्राम में आई हैं, मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि उस्मान डार साहब की जो एक पीरियड था जिसमें वो लापता थे, उनका कोई पता नहीं था वो कहाँ है। थोड़ा सा मैं चाहती हूँ उसके बारे में भी हमारे व्यूअर्स को बताइए। उस टाइम के ऊपर क्या किसी ने आपसे कोई राब्ता किया या आप लोगों ने किसी के पास जाके उनका पता लगाने की कोशिश की? क्या जवाब मिलता था? बेटा मेरी बात सुन, जो 9 मई का वाकया मेरे साथ हुआ, देखने में और बताने में बड़ा फर्क है। मेरा सर सारा गांठ टूटा, कोई चीज नहीं छोड़ी गई, कोई चीज। लून मिर्चों वाले डब्बे तोड़ दिए गए। वो वीडियो लोगों ने शेयर नहीं की। मेरे घर पे तो मीना बाजार था, जो दुनिया आई सब ने अपने अपने मोबाइलों पर वीडियो बनाई और सबके आंखों में आंसू थे, मगर मैं खामोश। मैंने यही कहा कि ये अल्लाह का दिया हुआ था, चला गया उसी राह पे, तो कोई बात नहीं। बच्चे कहाँ चले गए, कहाँ कहाँ बांधे गए, मेरी कोई मुझे पता नहीं, ना कोई टेलीफोन ना कोई बात। एक दिन मुझे पता चला कि मेरा बेटा हुआ हो गया। मैंने वीडियो शेयर की, कौन ले गया मुझे बताएं। मैंने बड़ी फरियादें की। जब मेरा बेटा घर पे आया तो उसकी हालत देखकर मैंने कहा, बेटा मर के आ जाते तो बेहतर था, इमरान खान के लिए बयान ना देते। मेरे ऐसी तरबियत नहीं थी। मेरे दीन ने मुझे सच बोलना सिखाया है। मैं लोगों को दर्श देती हूँ, तो आपने क्या किया? देखने वाली हालत थी, तो इसी से मैंने कह दिया कि बेहतर थे कि मर के आ जाए। क्या बताओ? बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त के लिए। और जैसे अब आप क्योंकि इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। हम कोशिश करेंगे बल्कि आपके हल्के में भी आएँ और वहाँ पर भी आके जायज़ा लें कि वहाँ पे ग्राउंड पे क्या सूरत हाल है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के इस हिस्से में आज हमें वक्त दिया। रेहाना इम्तियाज़ डार साहिबा हमारे साथ प्रोग्राम के इस हिस्से में मौजूद थी। उन्होंने कहा कि मुझे कैंपेन भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस हल्के के अवाम यहाँ जो कुछ हुआ है उस सबको उन्होंने देखा है और वो जानते हैं। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ मज़ीद इलेक्शन कमीशन को लेकर जो कुछ हम देख रहे हैं कि अदम एतमाद है और बहुत से सवालात उठाए जा रहे हैं, उन इश्यूज़ पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में कुछ बात करेंगे आने वाले इंतखाबात को लेकर जो एक इलेक्शन कमीशन के साथ अदम एतमाद का मामला दिखाई दे रहा है कुछ सियासी जमातों की तरफ से। वैसे भी कुछ इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स का भी ये ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट जो है वो आने वाले इंतखाबात को मुतनाज़ा बना सकता है। कुछ इस सूरत हाल पर बात करेंगे। साथ ही साथ ऑफकोर्स आज की खबर है बल्ले के निशान के हवाले से और इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जो फैसला था इलेक्शन कमीशन का, उसको फिलहाल मुअत्तल कर दिया है पेशावर हाई कोर्ट ने, तो इसके हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है फॉर्मर हेड हैं फाफिन के
और इलेक्शन एक्सपर्ट हैं। सरवर बारी साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। सर, जहाँ मैंने रिजर्वेशंस की बात की है इलेक्शन कमीशन और उसके कंडक्ट को लेकर, आपकी भी कुछ रिजर्वेशंस मेरी नज़र से गुजरी, मैं उन पर भी आपसे कॉमेंट लेती हूँ। लेकिन सर, सबसे पहले पेशावर हाई कोर्ट ने अभी फिलहाल जो मुअत्तल किया है फैसला, इसको कैसे देख रहे हैं? फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में दोबारा हेयरिंग की बात की गई है कि इस इशू को दोबारा तफसील से एक डिविजनल बेंच जो है वो देखेगा पेशावर हाई कोर्ट का। कैसे देख रहे हैं सारी सूरत हाल को? देखिए जी, मेरी नज़र में तो इस वक्त तमाम सियासी जमातों को जो है वो अपनी इलेक्शन कैंपेन में कैंपेन चलाने के लिए रियासती इदारों की जिम्मेदारी है कि उस सब जमातों को वो लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करे। लेकिन पीटीआई को लगता है कि बहुत सारे दूसरे मामलात में उलझाया जा रहा है ताकि वो अपनी कैंपेन की तरफ तवज्जो न दे सके। तो इस पर्सपेक्टिव में हम देख रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है उसने जितने भी फैसले अभी तक किए हैं पीटीआई के बारे में, और चाहे वो डीलिमिटेशन का इशू हो, इलेक्टोरल रोल की बात हो, और इसके अलावा जो फैसला था पीटीआई के इलेक्शन के बारे में, उसकी हेयरिंग के बाद फैसला महफूज कर लिया गया 3-4 माह पहले, और फिर उसको उस वक्त अनाउंस किया है जब बिल्कुल इलेक्शन का शेड्यूल भी अनाउंस होने वाला था। तो उससे तो अगर हम मजबूरी तौर पर कोई नतीजा निकाल सकते हैं तो वो सिर्फ एक ही नतीजा है कि इलेक्शन कमीशन ने और कुछ रियासती इदारों ने लगता है तहैया कर लिया है कि उन्होंने जिस तरह मियां नवाज शरीफ को निकाला था, लेकिन अब तो लगता है पूरी पीटीआई को निकालने का जो है अज़म है उनका, और उसके लिए वो हर हद तक जाने को तैयार हैं। और मुझे कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि ये अदारे जो हैं वो पीटीआई को इलेक्शन में खुली फजा देने को तैयार है और लेवल प्लेइंग। अच्छा बारी साहब, एक तरफ ये ओपिनियन है जो आप दे रहे हैं और जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी कुछ ऐसा ही मौक़िफ़ है और वो यही सारे उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है, बल्कि उनकी जानिब से इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आज तौहीन अदालत की कार्रवाई का भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है मुद्दा लेके जाया गया और ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की क्लियर इंस्ट्रक्शंस के बावजूद कि लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड की जाए, लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड नहीं की जा रही, बल्कि आईजी पंजाब के खिलाफ भी खासा उन्होंने केस बनाया है। वहाँ पर जो मुखालिफ सियासी जमातें हैं सर, इसमें दो बातें, एक तो ये कि वो कह रहे हैं कि इस तरह की सारी जो कार्रवाइयां हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये करके इलेक्शंस में इल्तवा चाहती है, ये इलेक्शंस को खटाई में डालना चाहती है। पहले इस पे कमेंट कर दीजिए, फिर मैं दूसरा हिस्सा भी पूछती हूँ सवाल का। देखिए, नियतों का तो हाल अल्लाह यही जानता है कि वो क्या पीटीआई इलेक्शंस को खटाई में डालना चाहती है या नहीं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि पीटीआई तो बहुत पहले इंतखाबात करवाना चाह रही थी। 14 मई को इंतखाबात करवाने की कोशिश की गई, वो डेट भी आई लेकिन वो डेट गुजर गई। अभी 90 दिन गुजर गए हैं और कभी इन 90 दिनों के अंदर आपको याद है कि JUIF ने बहुत बड़ा जुलूस निकाला था ताकि वो इलेक्शन हो ही ना सके। तो मतलब मेरी नज़र में तो ये ऐसी बात है कि जो लोग इलेक्शन को डिले करवाते रहे हैं वो अब पीटीआई को इल्ज़ाम दें कि पीटीआई जो है इलेक्शन डिले करवाना चाह रही है। पीटीआई तो मैं समझता हूँ कि पीटीआई भरपूर कोशिश कर रही है मेरी नज़र में कि वो इंतखाबात हो जाए, लेकिन उनको जिन मामलात में डाला गया है उसमें ज़ाहिर है वो इंसाफ की तवक्को करते हैं। और अगर उसमें देखें या तो 90 दिन के अंदर इंतखाबात हो जाते हैं। अब 8 फरवरी की डेट जो है वो भी इलेक्शन कमीशन ने दी है जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है और फिर सदर के पास वो भाग के गए हैं, लेकिन वो तो 8 डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे थे। फिर शेड्यूल भी उस वक्त दिया जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आ गया है। तो आखिरी दिन तक इलेक्शन कमीशन लगता है कि इलेक्शन कमीशन बिल्कुल गैर जानबदार नहीं है। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल डिटरमिन्ड है और उसके पीछे जो है वो पुलिस और इंतज़ामिया भरपूर तरीके से इलेक्शन कमीशन की हमायत कर रही है। तो ये कहना कि पीटीआई इलेक्शन डिले करवाना चाह रही है, मेरी रीडिंग के मुताबिक तो बात लगता है उलट है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रास्ते हमवार कर दिए गए हैं। मियां नवाज शरीफ साहब के केसेस से जिस तेज़ रफ्तारी से बरी किया गया है उसी तेज़ रफ्तारी से पीटीआई के लोगों के ऊपर मुकदमे बन रहे हैं। तो ये एक वाज़ेह तौर पर लगता है कि एक जो डिस्क्रिमिनेशन है एक पार्टी के खिलाफ जो है वो खुला की जा रही है। लेकिन सवाल फिर वो मैंने कहा था ना, दो हिस्से
सकता, कुछ और होना चाहिए। अच्छा, दो हिस्से सवाल के मैंने कहा था। दूसरा सर हिस्सा यही कि जो तौहीन अदालत की कार्रवाई की दरखास्त की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, अगर इसके ऊपर काम शुरू हो जाता है, अमल दरामद शुरू हो जाता है, सवाल फिर वहीं आ जाता है कि इलेक्शन कमीशन अगर इस तरह के किसी मसले में उलझेगा या उसकी वजह से किसी किस्म का तातुल का शिकार होगा सारा अमल, तो फिर जो 8 फरवरी पत्थर पर लकीर वाली तारीख है सर, वो कहीं हिल ना जाए। इसी कॉन्टेक्स्ट में ये सवाल किया जा रहा है कि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अगर इलेक्शन कमीशन की वर्किंग को रोकती हैं या हैम्पर करती हैं, तो फिर किस तरीके से इलेक्शन वक्त पर होगा? देखिए, मोहतरम जस्टिस अतर मनुल्लाह साहब ने बहुत ही एक पत्ते की बात की थी। उन्होंने कहा था कि इलेक्शन का जो प्रोसेस है इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन द इलेक्शन रिजल्ट्स। ठीक है। यानी कि जो इंतखाबी मुहिम है, इंतखाबी मराहल हैं, इंतखाबी जो सिलसिला है और जो इलेक्टोरल प्रोसेस है, उसका ट्रांसपेरेंट होना, उसका न्यूट्रल होना, उसका जस्ट होना, उसका फेयर होना, हमारे आइन के आर्टिकल 218 के मुताबिक ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर लाजिम है। लेकिन इलेक्शन कमीशन, जब अतर मिनुल्लाह साहब ने ये कहा है तो इसका मतलब तो यही है कि वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड एक पार्टी को नहीं मिल रहा। तो जब तक ये नहीं होगा तो फिर इलेक्शन महज एक कार्रवाई रह जाएगी। तो जैसे मैं मिसाल देना चाहता हूँ कि देखिए, ट्रेन है, उसकी ब्रेकें फेल हो गई हैं और हम ट्रेन को अगली मंजिल तक वक्त पे पहुंचाना जरूरी है, या लोग जो ट्रेन में बैठे हैं उनकी जान बचाना जरूरी है। क्योंकि पाकिस्तान के माजी के इंतखाबात, जब उन इंतखाबात में बहुत ही भोंडे तरीके से मुदाखलत की गई तो क्यास पैदा हुआ है, हमेशा गड़बड़ हुई है, पाकिस्तान दो लख्त हो गया था। तो क्या जो हमारे मुक़्तदर हल्के हैं उनको नहीं पता कि अगर एक इस हद तक जाएंगे, एक ऐसी पार्टी जो कि बहुत पॉपुलर है पाकिस्तान में, और इसके ऊपर तो दो राय इस वक्त नहीं है, क्योंकि ये तो पाकिस्तान के आइन और कानून और इलेक्शन एक्ट की मुसलसल खिलाफ वर्जी कौन कर रहे हैं? वो तो अदारे कर रहे हैं। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो पाकिस्तान के अवाम का है रियासत के साथ, उसको रियासती अदारे जो है वो वायलेट कर रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम का हक है कि वो जिसको वोट देना चाहते हैं उनको उनके रास्ते में कोई रुकावट ना हो, जाके अपना वोट का हक इस्तेमाल करें। बिल्कुल ठीक तो है। इसलिए मेरा अपना ख्याल है, ये जो आपका सवाल है कि इससे क्या होगा, तो मैं तो चाहता हूं कि कल इलेक्शन हो जाए, लेकिन ऐसे इलेक्शन तो नहीं करवाए जा सकते जिसमें इस कदर जो धांधली और जो नाइंसाफी हो। तो ऐसे इलेक्शन को कौन मानेगा? कि जो इलेक्शन के अमल की बात है कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे इलेक्शन का अमल आप कह रहे हैं कि वो बेहतर हो जाएगा, स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। अतर मिनुल्लाह साहब ने ये जो जुमला बोला है वो बहुत ही, मैं समझता हूँ, एक दानिशमंदाना बात की है उन्होंने। ठीक है। और यही हमारा कानून और आइन का तकाजा भी है। लेकिन वो अगर तकाजा पूरा ना हो, आप एक पार्टी को बंद कर दें और बाकी पार्टियों को कहें जी अब हमने लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम कर दिया बाकी पार्टियों को, तो वो इलेक्शन लड़ने, ये ऐसी है जैसे अवामी लीग के साथ किया गया, जैसे पीपल्स पार्टी के साथ हुआ, जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ हुआ 2018 में। तो हम क्यों वो तारीख दोहराना चाहते हैं बार बार कि करें, और फिर एक मुसलसल जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, पाकिस्तान में गैर यकीनी की कैफियत है, पाकिस्तान की इकोनॉमी का बेड़ा सर आप जो है वो बड़े, आपने तो बहुत सारे इलेक्शंस मॉनिटर भी किए और जैसे वी नो के इलेक्शंस के पूरे अमल के ऊपर बड़ी कमांड भी है आपकी, आप ऑब्जर्व भी करते हैं। आपने कहा गैर यकीनी की सूरत हाल, सर कभी कोई ऐसा इलेक्शन आप अपनी उसमें बता सकते हैं अपनी मेमोरी के अंदर पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे गैर यकीनी ना हो, जहाँ पर कोई एक सियासी जमात रिसीविंग एंड पर ना हो, जहाँ पर एक सियासी जमात को दीवार से ना लगाया जा रहा हो? देखिए, इंसान या सेहतमंद होता है या वो बीमार होता है, उसके दरमियान में कोई चीज़ नहीं होती। इसलिए इसी तरह इलेक्शन या फ्री एंड फेयर होते हैं या वो फ्री एंड फेयर नहीं होते। पाकिस्तान का कोई इलेक्शन भी फ्री एंड फेयर नहीं था। लेकिन हम देखें, अगर इंसान को बुखार है तो हम फिर कहते हैं अच्छा 99 है, 100 है, 101 है, 102 है। तो मैं ये कहूँगा पाकिस्तान को इस वक्त 104 का दर्जा हरारत है। तो ये कभी नहीं पहले हुआ। कभी 100 होता था, 101 होता था, 104, 105 कभी नहीं हुआ। जो जिस तरह जिस लेवल पर जो कुछ हो रहा है, ये गालबन 1970 के बाद जो इंतखाबात हुए थे, जिसके नतीजे में फिर PNA ने बहुत बड़ी तहरीक चलाई थी और फिर उसके नतीजे में मार्शल लग गया था ज़ियाउल हक का, और फिर कभी इलेक्शन नहीं हुए 11 साल तक। तो मैं समझता हूँ कि उसी तरह का खेल खेला जा रहा है। लेकिन उस वक्त भी 9 पार्टियां जनरल ज़ियाउल हक के साथ थी और आज भी 14 पार्टियां जो हैं वो मुक्तदर हलकों के साथ हैं। हाँ। तो वही 1970 की तारीख दोहराई जा रही है। लेकिन ये पाकिस्तान अब
77 का पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान जो है उसका दुनिया इस खित्ते में, पाकिस्तान जिस खित्ते में है, यहाँ बहुत बड़ी तब्दीलियां आ चुकी हैं। पाकिस्तान में सोशल मीडिया है, पाकिस्तान में एक्टिविज्म पहले से बहुत ज्यादा है। नेचुरली ग्राउंड रियलिटीज बहुत सारी जो है वो पहले से इवॉल्व कर गई हैं और बेहतरी की तरफ जा चुके हैं। सर 2-3 चीज़ों पर ब्रीफली आपसे कमेंट लेना चाहती हूँ। एक तो हल्का बंदियां, उन पर एतराज को लेकर इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि अभी नहीं सुना जा सकता, इलेक्शंस के नताइज मुरतब करने के बाद इन एतराज़ात को देखेंगे। इसके पीछे कोई मंतक आपको समझ में आती है सर? कोई मंतक नहीं है, ये घोड़े को टांगे के पीछे बांधने वाली बात है कि डिलिमिटेशन की जो पिटीशंस दायर की गई 1400 कुछ, जो कि अनप्रेसिडेंटेड थी, और फिर उनकी हेयरिंग शुरू हुई, और वो हेयरिंग बजाय ये कि जो जिन हलकों की डिलिमिटेशन के ऊपर हेयरिंग मुकम्मल होगी उनका साथ साथ फैसला सुना दिया जाता है, तो साथ साथ हाई कोर्ट्स वगैरह फैसले दे चुकी होती हैं अब तक, लेकिन उसको भी इलेक्शन कमीशन ने डिले किया, जानबूझ के गालबन किया गया, डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए गए, और 30 नवंबर को आकर उसके सारे फैसले सुनाए गए। जाहिर है लोग फिर हाई कोर्ट में तो जाएंगे, क्योंकि अगर आप मतलब ये कि हाफजाबाद की म्यूनिसिपैलिटी जो कि शहर के अंदर का हिस्सा होता है, उसको उठाकर आप गुजरांवाले की किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में डाल देंगे तो लोग तो प्रोटेस्ट करेंगे। जब इस्लामाबाद के कुछ हलके में, एक हलके में पिंडी का इलाका डाल दिया जाएगा जो कि गैर आईनी है, गैर कानूनी है, कि आप डिस्ट्रिक्ट्स के अक्रॉस तो तोड़ सकते हैं लेकिन आप सूबे के दरमियान इधर उधर नहीं कॉन्स्टिट्यूंसी बना सकते। और इसी तरह आप देखें कि बाजोड़ का हल्का 13 लाख अफराद पर मुश्तमिल है, और जो हाफजाबाद को इसलिए तोड़ दिया गया कि वो 13 लाख की उसकी आबादी है, उसको तोड़कर उसको थोड़ा सा उधर ले गए। इसी तरह सूर की बात है, आप बाजौड़ का देखिए और चित्राल का देखिए, वहां पर 5.5 लाख पर एक कॉन्स्टिट्यूंसी है। पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने जो उन्होंने अपने लिए म्यार तय किए हुए हैं, जो हमारे इलेक्शंस एक्ट में गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं ऑफ डिलिमिटेशन, उनकी वायलेशन हो रही हो तो फिर भी हम सलाम करते रहते हैं इलेक्शन कमीशन को। तो ये चीजें अगर हम नहीं करेंगे, नहीं बोलेंगे, मीडिया नहीं बोलेगा, सिविल सोसाइटी नहीं बोलेगी, तो फिर बिल्कुल ठीक है सर, बोल रहे हैं लेकिन बोलने के बाद भी उनका यही इसरार है कि ये इलेक्शंस के बाद ही देखा जाएंगे। आपने दुरुस्त कहा कि शायद ये घोड़े को गाड़ी के पीछे बांध दिया गया है, क्योंकि इसकी कोई लॉजिक नहीं है। इलेक्शंस होने के बाद, नताइज आने के बाद अगर आप रिविजिट करेंगे तो फिर क्या आप जो कुछ हल्के जहां पे ये साबित हो जाएगा कि गलत हुई है, दोबारा कराएंगे इलेक्शन? फिर करोड़ों रुपए बाई इलेक्शन पे खर्च हो गए, क्योंकि इन इलाकों में दोबारा से इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। बिल्कुल सर, ऐसा ही है, वक्त खत्म हो गया, वरना मजीद आपसे कुछ और इश्यूज पे बात करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। सरवर बारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आने वाले इलेक्शंस में जो कुछ मामलात हैं इलेक्शन कमीशन से जुड़े, हमने उस पर उनसे बात करने की कोशिश की न्यूज़ टॉक से। आज के लिए बस यही कुछ। यशवीन जमाल को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।